फिर इसके बाद यदि हम बात करें तो आगे क्या हुआ कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर पोरस पर युद्ध करने चला। फिर आगे बात करते हैं सिकंदर और पोरस के मध्य झेलम नदी पर हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ। यदि हम बात करें इस हाइडे स्पीच के युद्ध की, हाइडे स्पीच का युद्ध तो 326 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका नाम इसे बितस्ता का युद्ध भी कह दिया जाता है। इसे झेलम का युद्ध भी कह दिया जाता है। और यदि हम बात करें तो झेलम नदी का प्राचीन नाम जो है वह बितस्ता है, इसलिए इसे बितस्ता का युद्ध कह दिया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यदि हम बात करें इस युद्ध के दौरान क्या घटना घटी। इस युद्ध के दौरान बरसात हो रही थी और इस बरसात में जो पोरस था, पुरु राज्य का राजा, वह बहुत ही बहादुरी पूर्वक लड़ा। और बहादुरी पूर्वक लड़ने के साथ साथ ये युद्ध को हार जाता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि यूनानी इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर को महान बता दिया गया और पोरस युद्ध हार गया। ठीक है, तो लिखेंगे बरसात में युद्ध लड़ा गया। पोरस वीरता पूर्वक लड़ा और पराजित हुआ, यानी पोरस की इसमें हार हो गई और सिकंदर विजयी हुआ। यानी विजयी कौन हुआ? विजय सिकंदर हुआ। अब यदि हम बात करें सिकंदर की, तो देखिए यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि हम बात करें कि जितने भी मुस्लिम शासक हुए हैं और मुस्लिम इतिहासकार हुए हैं, जितने भी यूनानी इतिहासकार हुए हैं, इन्होंने अपनों को बड़ा चढ़ा करके बताया, और जबकि हिंदू शासक इतने महान थे कि उनकी महानता को कुछ छोटा सा बता दिया। लेकिन आप लोग समझो कि जिस सिकंदर ने विश्व विजेता का सपना देखा हो, वह पोरस को जिंदा छोड़ देता? कभी नहीं। वास्तविकता तो यह है कि पोरस इतनी बहादुरी से लड़ा था कि सिकंदर के छक्के छुड़ा दिए थे उसने। वस्तुतः हमें इतिहास में इतना ही मिलता है कि सिकंदर विजयी हुआ और पोरस की हार हुई। फिर क्या हुआ कि इसकी वीरता पूर्वक यानी बहादुरी पूर्वक लड़ाई को देख करके सिकंदर ने इसका जीता हुआ राजपाट साम्राज्य पोरस को वापस लौटा दिया। और फिर सिकंदर कहता है कि अब चलते हैं कहां पर? झेलम नदी को पार करके, ब्यास नदी को पार करके नंदो की ओर, भारत की ओर। तो भारत में आगे को जब बढ़ता है तो ब्यास नदी को पार करने से मना कर देती है सिकंदर की सेना। क्यों? क्योंकि उसके बाद नंदों का साम्राज्य था और नंद बड़े खूंखार थे। तो हम लिख रहे हैं यहां से आगे से पोरस की बहादुरी को देखकर सिकंदर ने उसका राज्य वापस लौटा दिया। स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि और क्या क्या महत्वपूर्ण
प्रश्न यहाँ से बनते हैं। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसके पार नंदों का विशाल साम्राज्य था। यानी ब्यास नदी को पार करने के बाद नंदों का विशाल साम्राज्य था। फिर यदि हम बात करें तो यहाँ से सिकंदर जो है वापस लौट गया अपने मकदूनिया को। यहाँ से सिकंदर ब्रैकेट में लिखेंगे विश्व विजेता का स्वप्न लेकर वापस लौट गया। विश्व विजेता का स्वप्न लेकर वापस लौट गया और लौटने के बाद कहाँ गया? बेबीलोनिया में गया। ठीक है ना, वापस बेबीलोनिया पहुंचा। और जब बेबीलोनिया पहुंच जाता है तो वहां पर मस्तिष्क ज्वार के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। बाद में मस्तिष्क ज्वार के कारण मृत्यु हो जाती है। मस्तिष्क ज्वार के कारण मृत्यु हो जाती है किसकी? सिकंदर की। आगे यदि हम बात करें तो सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो सिकंदर का भारत पर आक्रमण जो था यह दूसरा विदेशी आक्रमण था। और यदि प्रथम आक्रमण की हम बात करें तो प्रथम आक्रमण जो था वो ईरानियों का था। ईरानी यानी फारसियों का। सिकंदर का आक्रमण भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण था, जबकि पहला विदेशी आक्रमण ईरानी व फारसी था। इसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सिकंदर के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट कि सिकंदर से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे बनते हैं। ठीक है ना, तो देखिए सिकंदर की यदि हम बात करें सिकंदर पहला प्रश्न सिकंदर से संबंधित ये बनता है कि सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप। यानी पिता का नाम जो था वो फिलिप था। अब कई जगह फिलिप मिलता है लिखा हुआ। यदि हम बात करें तो जो फिलिप था यह मकदूनिया का राजा था। और मकदूनिया कहाँ पड़ता है? यूनान में। यूनान का राजा था। कौन था? फिलिप, जो कि सिकंदर का पिता था। अब यदि हम बात करें सिकंदर, इसका एक गुरु था। गुरु का नाम था अरस्तु। और अरस्तु जो था वो यूनानी दार्शनिक था। यह एक दार्शनिक था। फिर अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है सिकंदर के बारे में कि सिकंदर भारत में कितने टाइम रहा? तो सिकंदर भारत में लगभग 14 महीने रहा था। यह भारत में 14 महीने रहा था। सिकंदर भारत में 14 महीने रहा था
और सिकंदर की यदि हम बात करें, जब सिकंदर भारत आया था तो इसके साथ ही इसका सेनापति जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर और एक था जल सेनापति जिसका नाम था निर्याकस। लिख रहे हैं सिकंदर का का सेनापति सेल्यूकस निकेटर तथा जल सेनापति उसका नाम था निर्याकस था। ये दोनों भारत इसके साथ ही आए थे, किसके? सिकंदर के। अब बात करते हैं कि सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा, लेकिन ये भारत कब आया था? तो भारत आया था 325 ईसा पूर्व में। किस कारण आया था? सिकंदर ने बचपन में ही एक सपना देखा था कि मैं पूरे विश्व को जीतूंगा, पूरे विश्व को जीतने वाला महान विजेता कहलाऊंगा। तभी तो सिकंदर के आगे महान सब सिकंदर महान, यानी विश्व विजय करने के हिसाब से, भारत को जीतने के हिसाब से, अपने स्वप्न को पूरा करने के हिसाब से 325 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत आया था। ठीक है, तो इस बात को भी लिख लीजिए। विश्व विजेता का स्वप्न पूरा करने सिकंदर भारत आया था। और जब सिकंदर भारत आया था वो टाइम था 325 ईसा पूर्व का। इसके बाद अगला प्रश्न ये बनेगा कि जब ये भारत से लौट जाता है तो बेबीलोनिया पहुंचता है और बेबीलोनिया में मस्तिष्क ज्वार के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु की यदि हम बात करें तो इतना बूढ़ा नहीं था, मात्र 33 वर्ष की आयु में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। जब यह भारत से लौटा तब 33 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो जाती है। किसकी बात कर रहे हैं हम सिकंदर की बात कर रहे हैं कि 33 वर्ष की आयु में ही इसकी मृत्यु होती है। अच्छा, सिकंदर जब भारत आया था तो इसके भारत आने से भारत को एक फायदा हुआ था। क्या? भारत और यूनान यानी ग्रीस के बीच जो है व्यापारिक मार्ग खुल गए थे। इस पर भारत प्लस यूनान ब्रैकेट में लिखेंगे ग्रीक के मध्य व्यापारिक मार्ग खुल गए थे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी से आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि धनानंद से संबंधित और क्या क्या फैक्ट बचे हैं। धनानंद, ठीक, तो देखिए जो धनानंद होता है यह मगध पर साम्राज्य यानी मगध पर शासन कर रहा होता। यह मगध साम्राज्य का नंद वंश का अंतिम शासक होता है। अब इसी के समय में भारत पर यूनानी आक्रमण होता है, सिकंदर की यदि हमने बात करी थी अभी। आगे हम बात करते हैं, लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज एक बार, और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। ठीक, चलिए। धनानंद की यदि हम बात करें तो उस समय यानी तक्षशिला था, तक्षशिला तक्षशिला, अच्छा, तक्षशिला, ये हो गया। जो तक्षशिला था, इस तक्षशिला के
तक्षशिला एक गुरुकुल था, आश्रम था। इस तक्षशिला के एक आचार्य थे जिनका नाम था चाणक्य, या दूसरा नाम मिलता विष्णुगुप्त, या एक नाम मिलता है कौटिल्य। तो तक्षशिला के जो आचार्य थे चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य, ये एक बार धनानंद के दरबार में पहुंचते हैं और उसके अत्याचारों से उसे अवगत कराते हैं। इस पर धनानंद जो है इनके लात मार देता, लात मारकर दरबार से निकाल देता। घोर बेइज्जती, घोर अपमान आचार्य चाणक्य का होता है। तो इस पर जो चाणक्य होते हैं ये अपनी चोटी में गांठ बांधते हैं और ये शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं और धनानंद से कहते हैं कि धनानंद, मैं जब तक तेरे साम्राज्य की ईंट से ईंट नहीं बजा दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तो इसके बाद क्या होता है कि एक बालक को ये खरीदते हैं, और किस तरह से खरीदते हैं क्या ये बात करेंगे हम मौर्य काल में। लेकिन अभी सुन लीजिए कि एक बालक होता है चंद्रगुप्त, उस चंद्रगुप्त की परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेने के बाद उसे ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से धनानंद को मरवा देते हैं और मगध पर से नंद वंश का खात्मा करा देते हैं और नए राजवंश से मौर्य वंश की स्थापना करा देते हैं। किस पर? मगध पर। ठीक है, तो हम लिखेंगे तक्षशिला के आचार्य चाणक्य, या इनका ही दूसरा नाम है विष्णुगुप्त, या तीसरा नाम है इनका कौटिल्य है। चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य का भरे दरबार में धनानंद घोर अपमान करता है, अपमान करता है। इस पर चाणक्य प्रतिज्ञा, या लिखेंगे हम शपथ लेते हैं और कहते हैं कि मैं धनानंद के साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दूंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा। ठीक है, आगे लिखेंगे चाणक्य चंद्रगुप्त की सहायता से, चाणक्य चंद्रगुप्त की सहायता से नंद वंश का खात्मा करा देते हैं और धनानंद की हत्या, धनानंद की हत्या भी करा देते हैं तथा मगध से नंद वंश की समाप्ति और नए राजवंश मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है या करा देते हैं, हो जाती है या करा देते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा नंद वंश। कल हम बात करेंगे मौर्य काल की, मौर्य वंश की और मौर्य साम्राज्य की। तब तक के लिए बने रहिए आप अपनी जिगरी क्लास मास्टरमाइंड बीपीएस यूट्यूब चैनल में, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह लेता हूं आपसे विदा। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, जय हिंद। हाँ।